नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। योगी सरकार के 3 मंत्री आजकल नाराज चल रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक चर्चा इस वक्त दिनेश खटीक का हो रहा है, क्योंकि बाकायदा उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है। अमित शाह तक चिट्ठी भेज दी गई है, साथ ही साथ राजभवन को भी ये चिट्ठी भेजी गई है। अमित शाह से जो जानकारी मिल रही है कि उनकी मुलाकात भी हुई है और उन्होंने सीधे कह दिया कि दरअसल विभाग के अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, मैं दलित हूं इसलिए मेरी बातें नहीं सुनी जाती है, मुझे कामकाज नहीं दिया गया है। मतलब इसके कई सारे निकाले जा रहे हैं कि क्या योगी सरकार की कार्यशैली से कुछ मंत्री नाराज हैं, या फिर योगी सरकार की जो कार्यशैली है, जो विजन है, जो काम करने का तरीका है, उस तरीके में कई मंत्री पूरी तरह से खुद को सक्षम नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर पूरी तरह से वो उस विजन के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें दिक्कत हो रही है काम करने में। कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त कयासों का बाजार इस तरह के सवालों से पूरी तरह से गर्म होता जा रहा है। लेकिन दिनेश खटीक की तरफ से जो कहा गया कि दरअसल मैं दलित हूं और दलित की बातों को सुना नहीं जा रहा है, और जिस तरह से हमारे विभाग के अधिकारी हैं, जब मीटिंग करते हैं, बैठकें करते हैं, तबादले करते हैं, तबादले वाला वैसे मुद्दा ब्रजेश पाठक और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर और भी कई बार इस तरह की चर्चा हुई है। लेकिन जो दिनेश खटीक की तरफ से जो मसला उठाया गया कि काम काज का बंटवारा, हमें भी कुछ काम दिया जाए, साथ ही साथ राज्य मंत्री होने के नाते उन्हें पता होना चाहिए कि बैठकें हो रही हैं, कब हो रही हैं, लेकिन इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी उनको नहीं दी जाती है और वो इतने नाराज़ हुए। साथ ही साथ मेरठ में किसी बात को लेकर उनके समर्थकों की तरफ से जब थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए गए तो वहाँ पर थाने में उन लोगों को टरका दिया गया। साथ ही साथ थाने में भी गए, दिनेश खटीक भी गए, वो भी बाकायदा वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो बातें हमारे समर्थकों की तरफ से कही जा रही हैं उन बातों में सच्चाई है और अपोजिट पक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वहां पर जब दिनेश खटीक गए तो उन्हें भी टरका दिया गया और इसी बात से नाराज होकर दरअसल ना तो कैबिनेट की मीटिंग की बैठक में हिस्सा लिए, सीधे वो दिल्ली आ गए और अमित शाह से वो मिल करके उन्होंने इस्तीफे की कॉपी उनको सौंपी है। वैसे पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से इस पूरे मसले पर अभी किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया है। इस्तीफे की बात को खारिज की जा रही है, लेकिन कॉपी सामने है। मतलब साफ है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा किस लेवल पर नहीं चल रहा है? क्या ऐसे मंत्रियों के कामकाज के बंटवारे को लेकर कुछ दिक्कत आ रही है? क्या वाकई में नौकरशाही इस वक्त उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के ऊपर हावी है, मंत्रियों की बातें नहीं सुनी जाती है? ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई पार्टियों के नेता, कई पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और इस वक्त थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे। लेकिन एक बार फिर से हम आपको अपडेट इस पूरे मामले पर देना चाहेंगे कि दिनेश खटीक ने इस्तीफे की कॉपी अमित शाह को भेजी है और सीधे उन्होंने आरोप लगाया है कि चूंकि उनके दलित होने की वजह से उनकी बातों को नहीं सुनी जाती है, अधिकारियों की तरफ से बातें नहीं सुनी जाती है, बार बार अधिकारियों को कही जाती है बातें, लेकिन तब भी बैठकें जो होती हैं उस बैठकें में उनको नहीं बुलाया जाता है और इसी बात को लेकर नाराज होकर उन्होंने सीधे इस्तीफा भेज दिया अमित शाह को। सुनने में आ रहा है कि राजभवन तक भी उनकी कॉपी पहुंच चुकी है। इस पर क्या फैसला होगा ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इस पूरे मसले को लेकर बाकायदा सियासी सरगर्मी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। कई मेहमान बने हुए हैं इस वक्त उनके पास चलेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं प्रतिक्रिया। कोई विषय नहीं है यार, जिस तरह की जानकारी मिल रही है, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया है भाई, कोई विषय नहीं, कोई विषय नहीं है यार। तो जब उनसे पूछा गया कि किस मामले को लेकर इस्तीफा उन्होंने दिया है तो उस बात को वो टालते हुए नजर आए और मीडिया से बातचीत करने से सीधे तौर पर मना कर दिया। लेकिन इस्तीफे की जो कॉपी है सभी पूरी तरह से हर लोग देख पा रहे हैं, जो आप अभी देख पा रहे होंगे इस वक्त। इसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उनकी बातें नहीं सुनी जाती है, बैठकों में उनको नहीं बुलाया जाता है, तमाम तरह के जो फैसले लिए जाते हैं उस फैसले में भी
कहीं उनको जगह नहीं दी जाती है। और एक जो बात एक तरह से उनकी तरफ से कही गई, एक विक्टिम कार्ड के तौर पर भी कह सकते हैं। विक्टिम कार्ड किस तरह का है? विक्टिम कार्ड क्या कास्ट कार्ड है? क्या दलित होने का एक विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है? शायद ये बात न भी हो, तभी एक बात तो तय है कि इन्होंने कहा कि मेरी बात नहीं सुनी जाती क्योंकि मैं दलित हूँ और अधिकारियों की तरफ से मेरी बात को अनसुना किया जाता है। चलिए, कई मेहमान हमारे साथ हैं, सुनते हैं, जानते हैं क्या कह रहे हैं। सब पार्टियों का अपना अपना पक्ष होगा। अश्वनी शाही इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। अश्वनी शाही जी, आपका स्वागत है सर। सुन पा रहे हैं सर? धन्यवाद। हाँ, ठीक है। राघवेंद्र दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। राघवेंद्र दुबे जी, आपका स्वागत है। रत्नाकर जी इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। रत्नाकर जी, स्वागत है आपका। क्यों रत्नाकर जी, आप कांग्रेस में प्रवक्ता वगैरह सब इधर उधर छुट्टी उट्टी मनाने के लिए गए हैं क्या? नहीं, प्रेम ज्यादा है आपसे, इसलिए हम रोज देखने लगे हैं। चलिए, अच्छी बात है। मुझे लगा छुट्टी मनाने गए हैं, सारा दारोमदार आपके ऊपर छोड़ के चले गए। आरबी उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आरबी उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। सर बताइए उपाध्याय जी, ये जो बातें इस वक्त है ना, उत्तर प्रदेश की राजनीति में खूब चर्चा हो रही है कि दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया। वजह उन्होंने 2-4 वजहें बताई, जो निकलकर है ना, इस्तीफे की कॉपी जो पढ़कर हम लोग बता रहे हैं। उनका कहना है कि मैं दलित हूँ, इसलिए मेरी बातें नहीं सुनी जाती है। उनका कहना है कि जो मेरे अधिकारी हैं मेरी बात सुनते नहीं हैं, बैठकें कर लेते हैं, सभा कर लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन इन बैठकों के बारे में उनको जानकारी तक नहीं होती। काम काज उनको क्या करना है यही उनको पता नहीं है। हस्तिनापुर को द्रौपदी के शाप से मुक्त कराने का उन्होंने वचन दिया था, है ना, जीतने से पहले अपनी जनता को, वो भी काम नहीं करा पा रहे हैं, कामयाब कहीं हो ही नहीं पा रहे हैं। आखिरकार वो पूरी तरह से खिन्न होकर अमित शाह से मिलने के लिए चले गए, इस्तीफा दे दिया। बताइए सर, ये जो कह रहे हैं इतना ही है क्या? देखिए गौरी शंकर जी, ये कोई नया नहीं है। जो भी कैबिनेट मंत्री होता है वो राज्य मंत्री को फाइल नहीं भेजता, उसे पूछता नहीं है और न उसकी अधिकारी सुनते हैं, और अधिकारियों को निर्देश भी कर देता है वो कि अगर राज्य मंत्री कोई दखल करें तो उनकी नहीं सुननी, मेरे से बात करनी और मेरे से ही डायरेक्शन लेनी। तो ये कोई बीजेपी के पीरियड में नहीं है, लगातार राजनीति में ये देखने को मिलता है कि जो भी राज्य मंत्री होता है उसको उतना महत्व तो नहीं दिया जाता जितना कि एक मंत्री को महत्व मिलना चाहिए। और वही विडंबना और वही दर्द उन्होंने दिखे, और दर्द भी हो भी क्यों। गौरी शंकर जी, आप देखिए, एक मंत्री है और सिंचाई विभाग के प्रमुख को फोन करता है, वो उसकी फोन नहीं सुनता, फोन काट देता है, रख देता है। हम इसको क्या कहेंगे? भी नौकरशाही एक मंत्री के फोन को भी नहीं सुनेगा तो जनता का फोन तो फिर संभव ही नहीं है कि वो उठाए भी, पिक भी करे। फोन उठाया और फोन काट देना तो आहत होना स्वाभाविक है। दिनेश खटीक ने जो बात कही है वो व्यवहार में, देखिए जाति और धर्म ये तो विक्टिम कार्ड खेलना एक अलग है, लेकिन व्यवहारिकता में जो देखा जाए तो राज्य मंत्रियों को जो महत्व मिलना चाहिए वो महत्व नहीं मिल पाता है, और न वो कुछ काम कर पाते हैं, न उन्हें कुछ पता होता है कहाँ क्या काम हो रहा है। लेकिन सर, लेकिन उपाध्याय जी, अगर ये परिपाटी रही है, अगर इस तरह का कल्चर डेवलप रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में, तो फिर कभी किसी ने इस आधार पर इस्तीफा तो नहीं दे दिया। अब राज्य मंत्री भी क्या इस तरह की चीज़ों को समझते हुए भी जानबूझ करके इस्तीफा दे रहे हैं कि उनका मंत्री बने रहने का क्या औचित्य है? ये आधार है या फिर वाकई में दिनेश खटीक जी किसी की नज़र में खटक रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं, इसलिए आखिरकार उन्होंने फैसला कर लिया कि वो रहना ही नहीं है इसमें? देखिए, जाति और धर्म ये तो एक बहाना है, अंदरूनी जो बात है वो कुछ और है। और देखिए, जब राजनीति का व्यवसायीकरण होगा, जब सत्ता के लिए इतने लालायित रहेंगे कोई भी पॉलिटिशियन हो, तो वहाँ ये चीज स्वाभाविक है। मैं समझता हूँ कि उन्हें जो मलाई मिलनी चाहिए वो मलाई नहीं मिल पा रही है। वो मंत्री महोदय पूरी मलाई खुद खा रहे हैं, उसका थोड़ा सा पार्ट भी दिनेश खटीक को नहीं मिल रहा, तो वो आहत हो रहा है, मेरा जो मानना। ओके, अच्छा, इस बात में उपाध्याय जी कितनी सच्चाई लगती है? बहुत कम शब्दों में आंसर दीजिएगा कि हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना कि एक कड़क अगर कोई प्रशासक आ जाता है
तो अपने हिसाब से काम करवाता है, उसका एक विज़न होता है काम कराने का। ऑफिस में, दफ्तर में योगी सरकार की जो कार्यशैली है, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं भी कड़क, अपने तरीके से काम कराना चाहते हैं। हर क्षेत्र में उनको लगता है कि बहुत बेहतर काम हो सकता है कि कई लोगों को काम आता ही नहीं हो, अक्षम हो, अयोग्य हो, और इसलिए लगता है कि सही मौका है कि कुछ दलित कार्ड खेल दिया जाए, जाति कार्ड खेल दिया जाए, थोड़ी सी सियासत गर्म रहेगी, नाम भी कुछ हो जाएगा। कुछ ये सब भी हो सकता है क्या? ये इसकी संभावना है क्या उपाध्याय जी? देखिए, पूरी संभावना होती है, ऐसा नहीं है। और माननीय योगी आदित्यनाथ ने तो मंत्रियों को निर्देश दिया था कि वो अपने साथी मंत्री से समन्वय बनाकर चलें, और मुझे लग रहा है कि साथी मंत्री ने समन्वय राज्य मंत्री के साथ नहीं बनाया, और तभी ये गुस्सा फूटा है। और देखिए, हर मंत्री और हर एमएलए या विधायक उतना कैपेबल नहीं होता है, कुछ लोगों में कैपेबिलिटी होती है, इसे नकारा नहीं जा सकता कि वो सबको साथ लेकर और जो काम उन्हें करने हैं उसको करते हैं। और जनता भी उस बात को बड़ी बात समझती है। अगर मैं केंद्र की बात करूं तो अभी नितिन गडकरी के बारे में आप पक्ष से विपक्ष से किसी से पूछ लीजिए, सब ये कहेंगे कि उनको जहां भी लगा दिया जाता है वो उस काम को पूरी मुस्तैदी के साथ और ईमानदारी के साथ करते हैं और अपनी एक अलग छवि बनाते हैं। तो छवि काम से बनती है। मतलब उपाध्याय जी, आप ये कह रहे हैं कि देखिए, बात कुछ और है। बात ये भी हो सकता है कि काम है ना, काम अभी तो शुरुआत, काम करने का मौका मिला है, तो काम करने से पहले काम तो कीजिए। अगर ठीक है काम आपको नहीं मिल रहा है, फिलहाल ठीक है, अगर आपको लग रहा है अधिकार नहीं मिल रहा है, तो फिर भी कुछ काम करके तो दिखाइए। आप हैं तो स्वतंत्र। गौरी शंकर जी, जब फाइल नहीं आएगी और सिंचाई विभाग का प्रमुख फोन काट देगा, फोन नहीं सुनेगा, तो काम करेगा कहाँ से? चलिए, ये बड़ा सवाल है। तो काम करने का। चलिए, अश्वनी जी के पास में आ रहा हूँ। अश्वनी शाही जी, एक बात बताइए, जब राज्य मंत्री की बात सुनी ही नहीं जाती, राज्य मंत्री का कोई काम ही नहीं है, तो बेवजह ऐसे लोगों को राज्य मंत्री क्यों बनाना? उनको विधायक ही रहने दीजिए, कम से कम अपने इलाके में जनता से मिलेंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे, कुछ तो काम करते रहेंगे। यहाँ तो राज्य मंत्री भी हैं, उनका कोई फ़ोन भी नहीं उठाता, हर दिन तकलीफ झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन झेल रहे हैं। ऐसे में तो कोई भी परेशान हो जाएगा। विक्टिम कार्ड तो अपनी जगह पे, लेकिन परेशान तो कोई भी हो सकता है। और देखिए, विक्टिम कार्ड की हम बात ये नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अगर माननीय मंत्री जी को इस्तीफा देना होता तो अमित शाह जी के नाम पत्र न लिखते, वो उसकी एक प्रक्रिया दूसरी होती है, वो करते हुए होते। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट ये है कि कहीं ना कहीं कोई उनके अंदर क्षोभ है जिसको वो पार्टी के समक्ष लाना चाहते थे। वो उन्होंने व्यक्त किया है कि प्रथम दृष्टया इन पत्रों से ये लग रहा है। स्पष्ट ये होता है कि माननीय कैबिनेट मंत्री जो भी होता है जिस विभाग का, वो कामों का बंटवारा करते हैं, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, वो बंटवारा होता है कामों का कि क्या आप देखेंगे, क्या आप देखेंगे। रही बात नौकरशाही की, तो मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, देखिए अभी पीडब्ल्यूडी में किस तरीके से नौकरशाह लोग हटाए गए हैं, विभागाध्यक्ष से लेकर ओएसडी तक सबको वापस कर दिया गया। ये इन लोगों पर कार्रवाई हो रही है। कहीं पर भी अगर ये संज्ञान में आ रहा है तो कार्रवाई हो रही है। तो माननीय खटीक साहब को ये बात अपने विभागाध्यक्ष, अपने जो मंत्री उनके हैं, या माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि हमारी ये पीड़ा है, हम कार्य साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है या हमको ये अवरोध उत्पन्न हो रहा है। इसको न बताते हुए माननीय अमित शाह जी, चलिए वो हमारे अभिभावक हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, माननीय गृह मंत्री हैं, उनके तक उन्होंने कहा, तो इन चीजों को एक साथ बैठकर उनको सुलझा लेना चाहिए। कोई भी, देखिए, दो अंग होता है, हम सरकार हैं और अधिकारी हैं शासन के अंग। सरकार हमेशा शासन से ऊपर होता है और सरकार की बात की अवहेलना अगर शासन का कोई भी कर्मचारी अधिकारी करता है तो उसको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाई जानी चाहिए थी बात, तो ये चीजों का कहीं इतना वो हो नहीं पाता कि जिससे रत्नाकर जी हमारे मुस्कुराने लगे। इसलिए मेरा मानना यह है कि स्पष्ट और प्रथम दृष्टया, देखिए अभी आपने बाइट लिया, उन्होंने कहा कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने कहा इस चीज को, तो बातों को अब तो खैर जो भी है आला कमान उनको जाएंगे, उनका जो भी कष्ट होगा उन लोगों को निपटा कर वहां से वो देखिएगा कल या परसों तक खुशी खुशी वापस आ जाएंगे, क्योंकि इस्तीफे की कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये पत्र सिर्फ जो है अमित शाह जी के आगे जो गया था वही आज वायरल हुआ। लेकिन शाही जी, देखिए मामला सिर्फ दिनेश खटीक जी का नहीं है, सुन रहे हैं और दो तीन नेता, दो तीन मंत्री और भी नाराज चल रहे हैं कामकाज को लेकर।
अब इन लोगों का भी यही है कि उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। आपके डेप्यूटी सीएम मतलब उत्तर प्रदेश के जो डेप्यूटी सीएम है ब्रजेश पाठक की तरफ से ही मसला उठाया गया, उनके मसले पर भी कुछ हुआ या नहीं हुआ कुछ पता नहीं चला। और भी कई लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें उठा रहे हैं, है ना, दिल्ली जा रहे हैं, अमित शाह से मिलना चाहते हैं। जी जी जी, देखिए मैं क्लियर करना चाहूंगा, जितिन प्रसाद जी का मामला हो, माननीय ब्रजेश पाठक जी का मामला हो, ये दोनों लोग, ब्रजेश पाठक जी के मामले में अधिकारी जो भी ट्रांसफर हुआ था सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया और फिर से उसको जो है उसको नए सिरे से फिर से किया गया है। जो अगर गलत हुआ, अनियमितता हुई, उस पर जांच की कार्यवाही बैठाई गई। दूसरा मैं कहता हूं, जो जितिन प्रसाद जी की बात है, जितिन प्रसाद जी के मामले में 4 दिन में देवेश चतुर्वेदी जी को लगाया गया था। देवेश चतुर्वेदी जी अपने आप में एक नायाब अफसर है उत्तर प्रदेश के लिए। उन्होंने 4 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपी और जो इसमें संलिप्त पाए गए उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो ये भ्रष्टाचार से जो लड़ाई हो रही है, सरकार को जो काम करना है कि अगर हमको छुपाना होता कोई चीज गौरी शंकर जी, तो माननीय ब्रजेश पाठक जी जहां जाते हैं वहां के दवाओं को उजागर न करते, वो कहते हैं क्योंकि वो स्वास्थ्य विभाग उनका है और वो उस चीज को छुपा ले जाते और उस चीज को जो है कहीं वो न मीडिया में आता, ना कुछ आता हो, 2-4-10 दिन बाद, 2 महीने बाद आता हो, अलग बात है। लेकिन यहाँ पर हम 0 टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं और करते रहेंगे। इसलिए सभी जो नीचे जड़ तक जमे हुए लोग हैं उनको उजागर करने का काम माननीय मंत्री जी लोग स्वयं कर रहे हैं। जो बच जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना जो हंटर चला रहे हैं उससे कोई बचेगा नहीं। एक विभाग देखिए धीरे धीरे नहीं, ठीक है, लेकिन एक बात और आ रही है शाही, जिसको थोड़ा कम शब्दों में आप थोड़ा सा मुझे बताइए। सुनते हैं कि सीएम साहब बहुत डांट वाट देते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं बेचारे। अब सीएम साहब ही डांट देंगे तो कहाँ जाएंगे? अमित शाह जी के पास ही जाएंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं उनके पास बीच का कोई, मतलब सीधे लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते, बैठक में भी हिस्सा नहीं लेते। जितिन प्रसाद के बारे में तो यही निकल कर सामने आए कि डांटा गया उनको। अब ये सब पता नहीं कितनी सच्चाई है। क्या इस उम्र में कोई डांट सुनना चाहेगा? मतलब मंत्री लेवल पर पहुंच गया और सीएम साहब डांट रहे हैं तो कोई भी दुखी, मुझे लग रहा है कि सीएम साहब किसी को, मुझे भी डांट देंगे, मैं भी तकलीफ में आ जाऊंगे कि क्या मतलब हुआ भाई। तो ये प्यार वाला डांट है मैं पूछना चाह रहा हूँ, प्यार वाला डांट है ये जो मंत्री जो नाराज हो रहे हैं उनको कैसे समझाइए कि प्यार वाला डांट है, आप काम कीजिए, सीएम साहब खुश हो जाएंगे, कुछ इस तरह की बात है क्या? गौरी शंकर जी, 2 बातें हैं। एक तो राज्य मंत्री जो भी होते हैं, माननीय राज्य मंत्री लोगों को कैबिनेट की बैठक में नहीं बुलाया जाता, कैबिनेट मंत्री ही आते हैं उसमें। और दिनेश जी राज्य मंत्री हैं, इसलिए उस बैठक में उनका बुलाया जाना। मीटिंग बात में कर भी नहीं रहा था, अलग से सुनते हैं, डाटा उठा जाता है, इस तरह की बात कह रहा हूँ कि जो डांट वाली जो बात है, देखिए कोई माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर कोई शिक्षक नहीं है, वो एक मुखिया की भूमिका में है और जो काम नहीं करेगा, सर्वाधिकार सुरक्षित है। 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद वो एक बार उनको नसीहत दे सकते हैं कि भाई आपका विभाग सही नहीं चल रहा है, आपका तबादला किया जाता है या आपको जो है बैठाया जा सकता है, बहुत लोग लाइन में है तो काम कर सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी डांटने वाली तो उसमें नहीं है, वो व्यवस्था के मुखिया हैं, जिसके वो अंग हैं। तो हमेशा मंत्रियों के मुखिया मुख्यमंत्री जी होते हैं, सदन के नेता होते हैं, सारे लोग मिलकर उनको चुनते हैं। तो डांटने का कोई औचित्य नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ पर सुधार गृह खुला है कि जिसे हम डांट कर ठीक करेंगे। ये एक व्यवस्था के वो भी अंग है, वो माननीय राज्य मंत्री है, वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री है, वो मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है, डांटने का कोई औचित्य। चलिए मैं बस इतना समझ रहा हूँ कि 2-3 जो भी नाराज चल रहे हैं, दरअसल इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, इस पर चर्चा बहुत दिनों से चल रही है। कई वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े थे कई दूसरे डिबेट में, उन्होंने भी इस तरह की शिकायत की कि अभी इस वक्त नौकरशाही अलग तरीके से हावी है, मंत्री विधायकों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और इस तरह की चीज़ें देखिए अब सामने आने लगी। अब कितनी सच्चाई है तो आप खुद मुझे लग रहा है कि जानते भी होंगे। कुछ समय मुझे लग रहा है कि और दिए जाने की ज़रूरत है ताकि समझ में आए कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में नौकरशाही हावी होती जा रही है। वैसे लगता तो नहीं है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो फिर लगता है कि जो चर्चा हो रही थी इसमें सच्चाई है। रत्नाकर जी एक बात बताएं, क्या जो हो रहा है इस वक्त, जो नाराज़गी दिख रही है, ऐसा कोई मतलब ऐसा तो नहीं कि बहुत पहली बार है ना किसी प्रदेश में, किसी सूबे की सरकार में इस तरह की चीज़ें हुई हों?
मुझे लगता है जहाँ पर 50 बर्तन रखा हो वहाँ पर थोड़ी आवाज़ इधर उधर से तो होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाना बढ़िया नहीं पकेगा, ऐसा नहीं है ना। अब सीएम साहब बढ़िया खाना पकाने के लिए पूरी तरह से उनकी प्लानिंग चल रही है कि बेहतर खाना बनाएंगे और बेहतर खाना उत्तर प्रदेश की जनता को खिलाएंगे। थोड़ी बहुत आवाज़ तो होती है, फिर आप लोग क्यों इतना सवाल उठा रहे हैं? आप लोग की सरकार में नहीं होता था क्या ये सब? देखिए गौरीशंकर जी, ये थोड़ी बहुत आवाज की बात नहीं है, ये बात है एक ऐसे समाज की जहाँ को जिस समाज को उठाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी प्रयास किया था और कांग्रेस पार्टी ने भी प्रयास किया था और बहुत सारी सरकारें जो आई वो भी प्रयास कर रही हैं उठाने के लिए। तो एक दलित और पिछड़ा समाज है। अगर दलित और पिछड़ा समाज के व्यक्ति को अगर प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो उसको कुछ जिम्मेदारियां भी दी जाती है, जिसको वो जनता जो अपेक्षा रखती है कि वो प्रतिनिधि जो है उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगा। लेकिन जब वो आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई काम आगे बढ़ाता है, उसकी बातों को सुना नहीं जाता है, उसकी बातों को अधिकारी तक सुने नहीं जाते हैं, तो आखिर में कहीं न कहीं उसको ये लगने लगा कि ये जो मेरा दायित्व है वो कहीं मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए वो जाके इस्तीफा दिए, अमित शाह से मिले और जैसा कि मेरे भाई अभी कह रहे थे कि क्षोभ में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये ओवरनाइट एक दिन वाली बात नहीं है ना। ये बात आप उनके मन में बहुत दिन तक रही होगी कि मेरी बातों को नहीं सुना जा रहा है, मेरे काम में हस्तक्षेप किया जा रहा है और मैं जो काम करना चाह रहा हूं लोगों के कल्याण के लिए उसमें भी अवरोध पैदा किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं इस पूरे घटनाक्रम से मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है ना, वो आरएसएस की एक सोच, वो ब्राह्मणवादी है और दलित विरोधी है। उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। जब यही उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणवादी आप लोग अब तो ना कहो ब्राह्मणवादी, आरएसएस ब्राह्मणवादी आप लोग क्यों कहते हैं? महिला विरोधी, आप लोग तो भाई साहब दिखाने में लगे रहते हैं। देखिए मैंने उदाहरण करता हूँ, मैं असली ब्राह्मणवादी कैसे दिख गया? अरे ब्राह्मण को आरक्षण नहीं, क्या मतलब? ब्राह्मण के लिए कहीं कोई योजना? कांग्रेस वाले हर साल अपना ट्रैक बदलते हैं क्या भाई साहब? आप दलित विरोधी कैसे हैं? ब्राह्मणवादी हाँ दलित विरोधी कैसे है? हर साल ट्रैक बदल लेते हो क्या रत्नाकर जी? आप गौरीशंकर जी चुनाव के पहले जनेऊ पहन करके ब्राह्मण करते रहते हो। हम सब लोग सब धर्म देखिए, सर्वधर्म हिताय सर्वधर्म संभाव एक कांग्रेस के लिए लागू हो सकता है, बाकी पार्टियों में लागू नहीं होता है क्या? ये तो पूरे हिंदुस्तान के लिए लागू होता है। मैं बात करूं नहीं तो आपने कहा ना कि ब्राह्मणवादी, अब तो मायावती भी भूल से ब्राह्मणवादी शब्द नहीं निकालती हैं अपने मुंह से। सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी को डुबाने के चक्कर में लगे हैं क्या रत्नाकर जी? डुबा के छोड़िएगा आप। बात पूरी करने देंगे तब मैं आपकी बात प्रश्नों का जवाब रखिए भाई साहब, कोई बात नहीं है, मेरा क्या जाएगा, बोलिए। अच्छा ये बता दीजिए, आरएसएस के कितने लोग दलित अध्यक्ष हुए हैं या संघ प्रमुख हुए हैं, जरा ये बता दीजिए मुझे। आरएसएस के कितने लोग महिला प्रमुख हुए हैं वहां पे, जरा ये बता दीजिए। यही भारतीय जनता पार्टी नहीं है भाई। अरे सुनिए, सरकार में तो नहीं है, किसकी शाखा है? सरकार की बात कर रहे थे, कहां से कहां बात लेके जा रहे हो? भाजपा की शाखा है, भाजपा आरएसएस का तो अंग है ना, भाजपा आरएसएस का अंग है ना, जो विचारधारा आरएसएस करती है। ट्रैक पे रत्नाकर जी, ट्रैक पे आइए। एक बात मुझे बताइए, जो मैं पूछना चाह रहा था उसमें बताइए कि क्या ऐसे मसले पहली बार हुए हैं क्या? लेकिन क्या कोई राज्य मंत्री लेवल का व्यक्ति, मैं किसी पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, कोई राज्य मंत्री का लेवल का कोई व्यक्ति, कोई मंत्री क्या सीधे जाकर इस्तीफा दे देगा, फिर अपना एक विक्टिम कार्ड खेलेगा कि मैं दलित हूँ, मेरी बात नहीं सुनी जाती है? इंतज़ार करना भी तो चाहिए था। अभी तो बहुत दिन तो हुआ नहीं है ना, सरकार बने बहुत दिन तो हुए नहीं। तो आप लोग इसमें सारे पार्ट्स में आप लोग सिर्फ एक दलित शब्द ढूंढ रहे हो, बाकी सारी चीजों पर क्यों नहीं चर्चा करते आप लोग? रत्नाकर जी, मैं आगे वही बोलना चाह रहा था। आप डाइवर्ट कर दिए ब्राह्मणवादी। आपने बोला ना सर, मैं तो बोला ही नहीं कुछ ब्राह्मणवादी, आप ही बोला, मैं क्यों डाइवर्ट करूंगा आपको? बोलिए। किस तरह से मैं आगे अपनी बातों को किस प्रकार रख रहा था वो तो आप सुनिए।
जो मैंने बोला वो रखिए, लेकिन ब्राह्मणों को टारगेट पता है करके सर, न पता है, रखें। कैसे ठीक रखते है, हैं आप? मैं बोलिए, कोई आगे ब्राह्मण बोलिए, को जल्दी सर, एक जाति, मिनट। किसी जाति को टारगेट नहीं करते हैं एक मिनट सर, नहीं, एक आप मिनट, ब्राह्मणों को हम टारगेट लोग सिर्फ सभी धर्म को लेके चलते हैं। ये तो बीजेपी है जो दलितों को टारगेट करके लेके चलती है। उन्नाव की घटना भूल गए क्या? हाथरस की घटना भूल गए क्या? दलित की बेटी को किस तरह से इन लोगों ने क्या किया था? प्रशासन ने और सरकार ने मिलकर क्या किया था? वहां पे तो चिन्मयानंद जैसे, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को बचाने का काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी सरकार। तो वो भी किस्सा है, वो भी चीजें हैं जहाँ पे दलितों का ये किस प्रकार जो है क्षरण कर रहे हैं, वो जरा देखिए। अगली बात मैं कहूंगा गौरीशंकर जी, देखिए आधा मिनट सर, अभी आधा मुद्दे पे आ मिनट, जाता हूं, नहीं तो फिर मुद्दे पे आ ब्रेक जाता से हूं। पहले मैं दुबे जी से बात करना चाह रहा हूँ। आधा मिनट में पूरी बात कीजिए। मुद्दे पे आ जाता हूं। देखिए, जब मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाती है तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप क्या उम्मीद करते हैं कि आम आदमी की कितनी सुनवाई होती? अरे उनको तो थाने में जाने नहीं दिया जाता, फोन उठाते नहीं और डांट डपट के जो है भगा दिया जाता है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो इस तरह का प्रशासन व्यवस्था आप लेकर चलेंगे तो ये जनता के हित में कब काम करेंगे और किस प्रकार काम करेंगे? चलिए, तो ठीक ये है। है। ठीक है, दुबे जी के पास में आ रहा हूँ। दुबे जी, एक 10 सेकंड और लूंगा। 10 अरे सर समझा कीजिए, डिबेट है, सब पूरा आप ही को देंगे तो दुबे जी बेचारे मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ पे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राघवेंद्र दुबे जी। दुबे जी, एक बात बताइए, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ऐसा तो नहीं कि पहली बार घटना घटी। अखिलेश यादव तुरंत एकदम से ट्विटर खोलते हैं, ट्वीट कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखना शुरू कर देते हैं। क्या एक बात बताइए, आपकी जब सरकार थी, मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूँ, 2012 में जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, दलितों के नाम पर वोट लिया आप लोगों ने, लिया ना? दलितों के नाम पर, अति पिछड़ों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर वोट मिला और मंत्रिमंडल में एक मुश्किल से गिन करके भी एक दलित को नहीं रखा गया, है ना? उसमें से ज़्यादातर लोग, एक खास जाति के लोगों को मंत्री बनाया गया। तो एक ऐसा समाजवाद है ना। मैं पूछना चाहता हूँ, जो दलित को लेकर के पूछ रहा हूँ आपसे, बोलिए, जो दलित को लेकर के आप लोग, आपके बड़े नेता, कहाँ की बहस कहाँ ले जा रहा है? आपके बड़े नेता दलित को लेकर के जो उन्होंने ट्वीट किया, क्या ये जरूरी था? इसको अच्छे तरीके से भी लिखा जा सकता था ना। बोलिए ना, आपको जो बोलना है बोलिए। आपको बुरा लगा? भाई साहब, मैं नेता हूँ, क्या बुरा लगा? अच्छे से बात करो ना यार, क्या ऐसे बात कोई करते हो? सरकार के समाजवादी अंदर पार्टी के नेताओं को दिक्कत है क्या? पत्रकारों से दिक्कत है आप लोग देखिए, को? आपका क्या है? मुझे क्या दिक्कत होगा? जो करना है करो ना, आप लोग करो, आप लोग जो करना है। सुन तो लीजिए, हमारे विचार के लिए आपने बुलाया कि तो मेरे ऊपर मत थोपा करो ना भाई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राघवेंद्र दुबे जी, रखिए अपना विचार, रखिए अपनी बात रखिए। अरे रखिए राघवेंद्र जी, रखिए। लड़ने के लिए मैं नहीं बुलाता, बात रखिए। आप मेरे से उलझ जाते हो। मैं बात ही नहीं रख पा रहा हूँ, ये बार बार वही उसी को निर्णय भी रखिए भाई साहब, रखिए, समय वेस्ट मत कीजिए, रखिए बात, आप भी कर रहे हैं महाराज। देखिए सुनिए, बोलिए आज जो जल्दी घटनाक्रम हुआ, हालांकि आपने बड़ा बचाव करने की कोशिश की। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, किसका बचाव करने की कोशिश किया? जो उन्होंने अपना लेटर दिया, जो त्याग पत्र दिया, एक तो योगी आदित्यनाथ जी को न दे करके अमित शाह जी को दिया। इसका मतलब है कि बीजेपी में निश्चित रूप से दो धड़े काम कर रहे हैं, अमित शाह गुट और योगी जी। उन्हें अगर कोई दिक्कत थी तो योगी जी को देना चाहिए था। तो सबसे पहले बात के पार्टी में गुटबंदी चल रही है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, उन्होंने आरोप उसमें लगाया, उसका उनका पत्र पूरा पढ़ा तो उनके अधिकारी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। अधिकारी ने फोन काट दिया, बताइए किस बात के राज्य मंत्री हैं? क्यों ये रेवड़ियां बांटी गई? वो कह रहे हैं हम दलित हैं इसलिए हमारे ऊपर ये अत्याचार हो रहा है कि हमें कोई अधिकारी नहीं दिया जा रहा, मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा, कोई जानकारी नहीं, ट्रांसफर की जानकारी इसे नहीं। अभी तो जैसे अभी उपाध्याय जी बता रहे थे, आप भी बता रहे थे कि राज्य मंत्री होता है, उनको ज्यादा कोई ऐसा अधिकार नहीं मिलता है। आप लोग देते थे उप मुख्यमंत्री भी है, कैबिनेट मंत्री भी है ब्रजेश पाठक जी, वो तो उप मुख्यमंत्री है, वो भी ओनर होते हैं। कहीं अस्पताल में जाते पानी पीते, कहीं दवा नहीं, कहीं एक्सपायरी डेट की दवाएं हैं। फिर उन्होंने लेटर लिखा, अब पूछ रहे बेचारे, खुद ही पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि ये ट्रांसफर कैसे हो गए। जिस विभाग का मंत्री, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का और ताकतवर मंत्री जिसे बताते हैं, वो खुद पूछता घूम रहा है ये ट्रांसफर किसने कर दिए, ये किसने ट्रांसफर कर दिए। जतिन प्रसाद का मामला देख ही लिया। तो ये हालत है, यहाँ किसी की कोई नहीं चल रही, सुन नहीं रही है, अफसरशाही हावी है। या तो फिर एक दो लोगों का मुख्यमंत्री जी की चल रही होगी और किसी का मुझे लग नहीं रहा है कि कहीं उत्तर प्रदेश में काम हो रहा। दूसरी बात,
तानाशाही का आलम यही नहीं है। ये कह रहे थे वो एक नाराज हो गए होंगे, कोई दिक्कत हो गई है, ऐसा नहीं है। पिछला कार्यकाल देख लो, कितने विधायक बैठ गए थे मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पर, कितने विधायक बैठे थे धरने पे। ये वही मुख्यमंत्री है ना योगी आदित्यनाथ जी, तो जिनका भी बता रहे थे। और दूसरा लेटर में एक और चीज उन्होंने कही, उन्होंने कहा नमामि गंगे जो परियोजना चल रही है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये सरकार भ्रष्टाचार में भी डूबी है, खुद मंत्री कह रहा है। तो ये सरकार को खुद इनको ध्यान देना चाहिए, जो बीजेपी के नेता हैं अभी तमाम बात कर रहे थे। तो ये हालत है, आपने कुछ दलितों को अगर मंत्री बनाया मतलब ये हुआ दुबे जी, मतलब ये हुआ कि जो आप कह रहे हैं, जो रत्नाकर जी कह रहे हैं, उसके हिसाब से इस वक्त योगी सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा। अश्वनी शाही तो अपनी सरकार को डिफेंड करेंगे, लेकिन मैं इस सवाल को लेकर के आरबी उपाध्याय जी के पास आऊंगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक समय दीजिए। ब्रेक के बाद आएंगे सर, ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत आते हैं, हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार कुछ मंत्री योगी सरकार की कार्यशैली से नाराज हैं, या फिर नौकरशाही से नाराज हैं, या फिर उन्हें कामकाज नहीं दिया जा रहा इसलिए नाराज हैं, या काम करना नहीं चाहते हैं, काम में ढिलाई कर रहे हैं, या फिर काम करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं, इसलिए अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए एक क्या कह सकते हैं कि अपनी चीज़ों को दिल्ली दरबार तक जानबूझकर पहुंचा रहे हैं ताकि कई सारी चीज़ें सामने आ सके। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी किसी को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हाँ, जो कई सारी खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो लग रहा है कि कुछ लोग तो नाराज़ हैं। मैं आता हूँ उपाध्याय जी के पास। उपाध्याय जी एक बात बताएं, थोड़ा सा शॉर्ट में बताइएगा सर, ये जो नाराज़गी है, जिस लेवल की नाराज़गी है, क्या इसको बहुत आसान तरीके से ले लिया जाए कि हर सरकार में इस तरह की चीज़ें होती है, कौन बड़ी बात है? लेकिन देखिए, नाराज़गी का लेवल बहुत ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल है। आज दिनेश खटीक जी ने इस्तीफा दे दिया तो थोड़ी सी चर्चा करने वाली बात हो गई। क्या लगता है कि इस चीज़ को आसानी से डील नहीं किया जा सकता था पहले? इतनी दूर तक जाने की ज़रूरत क्या थी? देखिए, कोशिश हर नेता करता है कि भी कहीं कोई समाधान मिले, और समाधान नहीं मिलता है तो पार्टी आलाकमान के पास जाता है। बिल्कुल। दिनेश खटीक जी ने कोशिश की होगी, लेकिन वहां उनको सक्सेस नहीं हुए, तो उन्होंने माननीय अमित शाह जी की रुख किया है। और देखिए, खुद अश्वनी शाही जी कह रहे थे कि भी कैबिनेट की बैठक में राज्य मंत्री को नहीं बुलाया जाता, राज्य मंत्री को न बैठक में बुलाया जाता है, न कोई अफसर फाइल लेके आता है, न कोई अफसर फोन उठाता है। नहीं, ये राज्य पुराना नियम है, ये नियम सर, नियम है, नियम सर, नियम ही बता रहा हूँ मैं नियम ही बता रहा हूँ। ये नियम ही नहीं है, स्वेच्छा से दरअसल इस नियम को बनाया गया, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन चल रहा है तो चल रहा है। अब वो बेचारा मंत्री अपने कमरे में बैठ के क्या करेगा, उसका दिमाग खराब हो जाता है। ना कोई फाइल आएगी, ना उसे पूछा जाएगा, ना ट्रांसफर, ना पोस्ट, तो उसे लगता है मतलब बेकार का मंत्री बना दिया गया। अननेसेसरी जो मेरे फॉलोअर हैं, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, वो ये उम्मीद करते हैं मंत्री जी हैं मेरा ये काम हो जाएगा, और मंत्री जी वहां अपनी नहीं समेट पा रहे हैं, तो वहां इस तरह की पोजीशन होती है। और सिक्के का दूसरा पहलू है कि या तो आप मंत्री राज मंत्रियों को खुला छोड़ दें, उन्हें पूछे नहीं, उनकी नकेल न कसें। अगर नकेल नहीं कसेंगे तो फिर बदनामी सरकार की होगी। आज तो वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये गलत हो रहा है। अरे भाई, जो भी मुखिया होता है, मुख्यमंत्री का दायित्व तो यही होता है कि मंत्रियों को पीछ कर रखे और उनसे काम ले और काम की प्रगति पूछे, चाहे उसे डांटना कह दें आप, चाहे उसे फटकारने का नाम दे दें, चाहे उसे जाति का नाम दे दें। या दिक्कतें नहीं है क्या उपाध्याय जी, इसको भी शॉर्ट में बोलिए। दिक्कतें नहीं है कि राज्य मंत्री बन जाएं या मंत्री बन जाएं, कैबिनेट मंत्री बन जाएं, लेकिन कैबिनेट मंत्री तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री को भी लगता है कि मैं ही मंत्री हूँ। काम उनके पास थोड़ा कम होता है या नहीं होता है, लेकिन वो भी पूरी तरह से जो कैबिनेट मंत्री हैं उसी तरह का रुतबा वो भी देखना चाहते हैं और करना चाहते हैं। जब वो चीज़ें नहीं मिलती है, वो मिलेगी भी नहीं, बहुत मुश्किल भी है, तो उनको दिक्कत होती है, फिर वो तमाम तरह के विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। ये भी बात हो सकती है ना। हकीकत यही है। हाँ, जो आपने गौरी शंकर जी कहा, एक्चुअली यही है। ये झगड़ा यहीं से शुरू होता है कि वो चाहता है कि जैसे कैबिनेट मंत्री है वही मेरा रुतबा हो, ऐसे ही मैं काम करूं, ऐसे ही मैं चलूं, लेकिन वो राज्य मंत्री है, ये भूल जाते हैं कि आप राज्य मंत्री बनाया गया है आपको, तो आपकी सीमाएं हैं। और मैंने ये भी देखा, प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है गौरी शंकर, कि कैबिनेट मंत्री नाराज हो जाता है और कोई अफसर राज्य मंत्री के पास फाइल ले गया या राज्य मंत्री से कोई पूछकर उसने कार्य कर दिया, तो कैबिनेट मंत्री
उस अफसर के कान ऐंठ देता है। उन्होंने कहा तुमने कैसे कर दिया, मेरे से पूछा तुमने इसके बारे में, मुझे बताया तुमने इसके तो बारे में। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है उपाध्याय जी की नौकरशाही हावी नहीं है। नौकरशाही पर एक तरह से सरकार ही सिस्टम है ना, सरकार सिस्टम, नहीं, सिस्टम। सरकार पूरी तरह से कंट्रोल करके चल रही है। अगर ये बात है तो नौकरशाही कहाँ से हावी हो गई? नहीं हुई। इसका मतलब है जो कैबिनेट मंत्री चाहेगा वही होगा। लेकिन कैबिनेट मंत्री अब मैं अश्वनी शाही जी के पास में आ रहा हूँ। क्यों अश्वनी शाही जी, क्या इस वक्त योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ये तो नहीं चाहता कि सारा काम मैं खुद ही करूं? राज्य मंत्री भी उनके पास है, स्वतंत्र प्रभार के कुछ मंत्री हैं, कुछ काम काज बांटने में कुछ दिक्कत है क्या? कुछ क्या इशू बन रहा है यहाँ पर? ऐसी कोई दिक्कत आ रही बताइए, थोड़ा सा जनता को भी पता होना चाहिए चीजें। शंकर जी देखिए, स्पष्ट रूप से मैंने पहले भी भाग में अपने कहा कि माननीय कैबिनेट मंत्री को जो भी काम मिलता है उसमें कामों का बंटवारा पहले तो एक एक विभाग में 2-2, 3-3 राज्य मंत्री हुआ करते थे। हाँ। सबको अपना अलग अलग काम बंटवारा होता था और सभी सामंजस्य से काम करते थे। अब यहाँ ये देखना है कि मामला है क्या, क्योंकि खटीक जी ने अभी देखिए मीडिया में पूछने पर कोई उन्होंने इस्तीफा पर कोई कहा कि कोई विषय नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम उनको काम नहीं मिला है। उस काम में हो सकता है कि उनको कोई दिक्कत हो जिसका उनको क्षोभ हो। मैंने पहले भी कहा क्षोभ हो। अफसरशाही का मतलब ये नहीं, अफसरशाही जहां भी अगर हनक अपनी दिखाने की कोशिश करेगी, सरकार का ये काम है, वो भी योगी सरकार का, कि उनको कहीं बख्शने का काम नहीं करेंगे। हम वो नहीं नेता है कि माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी बदल दो तो बदल दिया, फिर कहे कि नहीं इसको बैठा दो, इसको बैठा दिया। वो नहीं हो रहा यहाँ पर एक सिस्टम से काम चल रहा है। प्रदेश को बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, प्रदेश में खुशहाली लाने का काम कर रहे हैं, चतुर्थी काम हो रहा है। और एक झगड़ा बंटवारे का है, झगड़ा बंटवारे का है। नहीं, कौन सी बंटवारे का? आप एक बार ये भी तो बता दें कौन से बंटवारे का? कोई बंटवारे, कार्य बंटवारे का, किसी और चीज के बंटवारे का? आप खुल के बोले ना। कोई साक्ष्य है कहीं आपके पास या कयास? क्या कयास? अगर कयास है तो भाई कयास कुछ भी लगाया जा सकता है। आपने कहा झगड़ा बंटवारे का है, मैंने कहा काम का बंटवारा मान लीजिए। नहीं, मैंने तो नहीं कहा, ये आप तो कह रहे हैं। मैं तो दूसरी चीज कह रहा हूँ जी। अगर आप कहेंगे मेरे बीच में अगर कोई शब्द अपने मुंह का मेरे से डलवा के बोलने की कोशिश करेंगे तो वो मैं नहीं बोलने वाला। नहीं आपके शब्द अपने मुंह में नहीं ले सकता मैं। शाही जी बात पूरी कीजिए। जी, मेरा ये कहना है कि यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने पत्र लिखा है तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है और हम उस दिक्कत को दूर करते जाएंगे। देखिएगा कल परसों 1-2 दिन के अंदर माननीय खटीक जी का बयान आ जाएगा कि हमने जो है अपने लोगों को, जो हमारे ऊपर हमारी केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने है, हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई, हमारी शिकायत दूर हो गई और हम लोग जो है मिलजुल कर काम। मुझे लगता है शाही जी, मैं भी इसमें एक सलाह देना चाहूँगा। पता नहीं आप लोग को अच्छा लगे खराब लगे, हस्तिनापुर से जीत कर आए हैं और मुझे जहाँ तक पता है कि हस्तिनापुर से जिस पार्टी का विधायक रहता है उसी पार्टी की सरकार बनती है। तो इस लिहाज से भी मुझे लगता है ना कि दिनेश खट्टी जी को थोड़ा तवज्जो दीजिए, है ना। उनकी वजह सरकार बनी है, उन्हीं को साइडलाइन किया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि खुद को साइडलाइन समझ रहे हैं। पार्टी के बारे में तो कुछ खराब नहीं बोल रहे हैं ना, पार्टी के साथ हैं, पार्टी के प्रति वो पूरी वफादारी के साथ है ना। अमित शाह के पास चले गए, वफादारी है तभी तो गए उनके पास। तो मुझे लग रहा है हस्तिनापुर को देखते हुए गौरीशंकर जी, एक बात मैं जरूर इसमें जोड़ना चाहूंगा कि कम से कम अगर माननीय अमित शाह जी के पास गए, अमित शाह जी मिल ले रहे हैं। कांग्रेस में तो राहुल गांधी के पास लोग साल भर नहीं मिल पाते थे। अखिलेश जी बाहर से लोग जो है उनके ऊपर आरोप लगाया कि रुपया लेते हैं, उनके जो बाहर मिलवाने वाले हैं उसके बाद भी नहीं मिलवाते हैं। कम से कम हमारे पार्टी में ऐसा लोकतंत्र बचा हुआ है। चलिए आते हैं सर, आते हैं मैं राघवेंद्र जी के पास आऊंगा, इसके बाद रत्नाकर जी के पास। राघवेंद्र दुबे, एक बात बताइए, क्या प्रदेश के अंदर इस वक्त, उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये नाराजगी वाला जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, इसको अगर साइडलाइन थोड़ी देर के लिए कर भी दिया जाए, क्या लगता है कि 5-6 साल के अंदर, है ना, 5 साढ़े 5 साल में बेहतर काम नहीं हुआ? मंत्रियों की नाराजगी ठीक है अपनी जगह पर है, बेहतर काम हुआ तभी जनता ने दोबारा मौका दिया बीजेपी को।
आगे इस तरह की नाराजगी हो सकता है और भी जारी रहेगी। हो सकता है कई मंत्री और भी इस तरह की बात करेंगे, लेकिन एक विजन के साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश में काम तो हो रहा है ना। 12-17 से बेहतर काम लगता है ना आपको? गौरी शंकर जी, आप प्रस्तुता है इस कार्यक्रम से, और मुझे लगता है कि आपको लेना नहीं जाना चाहिए। आपको लगता है ये तो बीजेपी वाले प्रवक्ता खुद ही बोल लेंगे, ये बैठे ही इसीलिए। सर मैं कहता हूँ कि आपको एक मिनट दुबे जी, एक मिनट जरा अगर ये बात बोले हैं आप तो सुनिए अब मेरी तरफ से। आपको कैसे लग गया कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, जरा बता दीजिए भाई साहब। आप कह रहे हैं पहले से बेहतर कैसे बता, अभी सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। नहीं पूरा बोलना पड़ेगा। सुन लीजिए, एक्सप्रेसवे नहीं है भैया, कुछ बोल के निकल जाइएगा, पतली गली से निकलने नहीं दूंगा। आप भी बोल के नहीं निकल पाओगे। एक मिनट दुबे जी, आपने मेरे ऊपर बीजेपी का जो ठप्पा लगाया, ऐसे ही मतलब घर से उठ करके आए कि आज बोल देंगे एंकर को कि बीजेपी का प्रवक्ता है, बीजेपी का दलाल है। यार भाई साहब पढ़े लिखे जैसा बात करो, है ना, पढ़े लिखे जैसा दुबे जी बात करो। मैं सवाल पूछा क्या इसमें, कहाँ से लग रहा है आपको कि मैं बीजेपी के पक्ष की बात कर रहा हूँ? कंपेयर ही तो करने के लिए बोल रहा हूँ। बताओ कि सरकार काम नहीं कर रही है, 12-17 बेहतर काम था। मैं बता रहा हूँ। आप लोग कुछ पी करके आते हो क्या? कुछ पी करके आते हो क्या, है ना? पी के आते हो क्या दुबे जी? कुछ पी के आते हो? मैं निकलने नहीं दूंगा भाई साहब, ये आसान नहीं है। गौरी शंकर पे सवाल उठा करके निकल लोगे आप पतली गली से, निकलने नहीं दूंगा। मैं कंपेयर के लिए बात बोला तो कंपेयर कीजिए ना भाई साहब, मेरे ऊपर सवाल क्यों उठाते हो यार? अरे सुन लीजिए है ना, समाजवादी पार्टी जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी ना, उस वक्त मैं कवर कर रहा था, और मैं वो पत्रकार था जो अखिलेश यादव की तारीफ किया था उनके काम को। और आज मेरे वो कहते हो बीजेपी प्रवक्ता। उस वक्त बीजेपी वाले बोलते थे कि अखिलेश समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता ऐसा बात करता है। सोच लो ना, सोच लो कि क्या बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो आप लोग, और कहोगे बोलने नहीं देते, है ना? वाहियात बात करोगे और कहोगे बोलने नहीं देते। फिर बोले आप लोग क्या करोगे? राघवेंद्र जी फिर बोल रहे हैं क्या करोगे दुबे जी? क्या करोगे दुबे जी, जरा बता दो। फिर 1 मिनट राघवेंद्र दुबे, 1 मिनट, क्या कर लोगे बताओ, क्या कर लोगे? मैं बोलूंगा फिर बोलूंगा, क्या कर लोगे आप बताओ? क्या कर लोगे? मैं भी बोलूंगा। धमकी दे रहे हो क्या मुझे? मैं भी बोलूंगा। धमकी दे रहे हो? आप क्या कर सकते हो? धमकी दे रहे हो? अरे क्या कर रहे हैं आप ही? राघवेंद्र दुबे थोड़ा लाइन लेंथ सही करके बात किया करो, ठीक है? लाइन लेंथ सही करके बात किया करो। मैं कंपेयर पूछा 12-17 और 17 के बाद जो काम हुआ है कंपेयर कर दो, खत्म। यही तो सवाल था मेरा। कंपेयर मैं कर रहा हूँ, रुक जाइए, आप रुकते ही नहीं। दिक्कत तो यही है, बीजेपी का मैं बहुत बेहतर तरीके से रुकता हूँ। अपनी लैंग्वेज नहीं सुनते हो आप ना, लैंग्वेज सही कीजिए। रत्नाकर जी यहाँ बैठे हुए हैं, कभी बोला क्या उन्होंने कि बीजेपी की बात करते हो? देखिए रत्नाकर जी नहीं कहेंगे, लेकिन मैं बोल रही हूं। इसका मतलब डिबेट पे फोकस नहीं है आपका। डिबेट में मैं उपाध्याय जी से क्या सवाल पूछ रहा हूँ, अश्वनी जी से क्या सवाल पूछ रहा हूँ, रत्नाकर जी से क्या सवाल पूछ रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है उससे आपको, कोई मतलब नहीं है उससे आपको। आपको बस ये कहना है कि बीजेपी का रत्नाकर भाई मैं नहीं कह रहा हूँ। दुबे साहब 1 मिनट रह गए, आगे से ध्यान रखिएगा, आगे भैया ध्यान रखिएगा, ऐसा बात मत बोलिएगा, आगे बोलिए। सुनिए ये मैं नहीं, राघवेंद्र जी कह रहे हैं, रत्नाकर भाई मैंने नहीं। चलिए दुबे जी बोलिए। ये राघवेंद्र जी सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, अभी बीजेपी के हमारे प्रवक्ता कह रहे थे, पहले उनकी बात का जवाब दूं, इसके बाद आपकी बात का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो सब बढ़िया चल रहा है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय चैनल पर रिश्वत लेते पकड़ के चल गए, यहाँ तो यही संस्कार है। दूसरा, स्वतंत्र देव सिंह को सुना होगा ना, उनका वीडियो वायरल हुआ था कि जो माल है लेते रहो, अधिकारियों से कहा लो, लेकिन कम से कम खाओ, मतलब थोड़ा इधर भी लाओ। उनका वीडियो वायरल हुआ। आप किसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल इसमें देखिए 2 ही चीजें हैं। जो नाराजगी है उसमें यही है कि भैया ये तो काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है या दाम नहीं मिल रहा, दोनों में। भाई काम नहीं मिलेगा तो दाम भी नहीं मिलेगा। अब आप देखो आपका क्या चल रहा है, क्यों नहीं दे रहे? हमारे यहाँ की जहाँ तक अभी सपा की आप बात कर रहे थे, तो आप याद रखिए, राज्य मंत्री छोड़िए,
दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का जलवा होता था, महानगर अध्यक्ष का जलवा होता था, जिला अध्यक्ष का जलवा होता था, एक हम जैसे कार्यकर्ता का जिस अधिकारी को कहने वो कौन होता था? पप्पू निषाद को आपने हटाया क्यों था, उसका भी बता दीजिए। और सुन लीजिए, अभी सब जवाब दूंगा, पूरा जवाब दे दूंगा। गौरी शंकर जी, आपने कहा कि बेहतर काम किया, क्या काम बेहतर किया? हमने एक्सप्रेस वे 22 महीने में बना के दे दिया, आगरा से लेकर के लखनऊ तक का। इन्होंने क्या बनाया? क्या सुनो, दूसरी बात, अरे सुनिए, बीजेपी के महोदय, 1 यूनिट बिजली उत्पादन पूरे उत्तर प्रदेश में किया क्या? और नहीं किया तो फिर ये बताइए, अच्छा किया क्या आपने? 1 यूनिट बिजली उत्पादन बताइए। हमने दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बनाया, हमने 42 जिलों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया। हम आप ये बताओगे, लैपटॉप देने का किया, पेंशन देने का काम किया, हर चीज में। अब आप देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से बिगड़ी हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्था देखो, भ्रष्टाचार, एक्सपायरी दवा मिल रही है 8,000 और आज हमारी सरकार में हम 18,000 भी पूरा कर रहे हैं। कहाँ से ले आ रहे हैं भाई? हम तो हमारी जो हमने प्लांट लगाए थे, समय तो प्लांट लगाए थे। अरे सुनिए, बताइए, एक प्लांट का नाम बताओ, एक प्लांट का नाम बताओ। नहीं आती। अरे महोदय, एक प्लांट का नाम बताओ जहाँ एक ठीक है भाई, सब समझ गए। चलिए समझ गए, लगाए हुए प्लांट समझ गए। आपका 1 यूनिट नहीं, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। मेरा दोनों सवाल का आंसर आ गया आपसे। ठीक है, रत्नाकर जी के पास में आ रहा हूँ। रत्नाकर जी, एक बात बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में, मैं देखिए अलग से हट के इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस आज इस पोजीशन में है कि टीवी डिबेट पर बैठ करके बीजेपी, वरिष्ठ पत्रकार, समाजवादी पार्टी एंकर के साथ बहस करने के लिए तैयार है। मैं इसलिए सवाल अलग पूछ रहा हूं। क्या कांग्रेस पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में कुछ बेहतर करने की गुंजाइश में है ताकि उसकी बात को कोई सुन सके? महंगाई पे जो आप लोग चिल्लाते हैं, बेरोजगारी पर चिल्लाते हैं, देखिए है महंगाई, बेरोजगारी भी है, आपका मुद्दा भी अच्छा है, लेकिन कुछ कर रहे हैं कि आप लोगों की बात को कोई सुने? अगर तमाम मुद्दों पर अगर जनता पूरी तरह से अनसुना कर रही है तो फिर बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, आपके हल्ला करने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। बताइए, अपना पोजीशन बताइए सर उत्तर प्रदेश में। जी देखिए गौरीशंकर जी, सबसे पहला चीज मैं यही कहूंगा कि विपक्ष होने के नाते हमारी स्थिति भले मजबूत हो या कमजोर हो, लेकिन जनता की आवाज के लिए और जनता की आवाज बन के सड़कों पे उतरना और जनता की लड़ाई लड़ने का काम अगर कोई कर रहा है इस समय भारतीय विपक्ष के नाते, तो वह कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपने देखा कि बहन प्रियंका गांधी ने यहाँ पत्रकार बंधु भी बैठे हैं। ये बात सही बोल रहे हैं आप। जरूर रत्नाकर, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं। उत्साह की घटना हो, सुन लीजिए, आपने प्रश्न पूछा है, प्रश्न तो पूरा करें। हाँ, बोलिए। हाथरस की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, चाहे कोविड का समय हो, आपने देखा कि प्रियंका गांधी कितनी सक्रियता से विपक्ष की आवाज को वहां पे उठाने का काम कर रही थी। सरकार की जो कमी, गलत नीतियां, कमियां, सारी कमियों को उजागर करने का काम कर रही थी। तो कांग्रेस पार्टी भले आज स्थिति मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन हमको किसने रोका है? हम तो आवाज उठाएंगे ना जनता की। उसमें आवाज उठाने के लिए हमको कितने सर है ये नहीं गिनना है। हम तो आवाज बन के जनता की लड़ेंगे और जरूर इनकी बातों को, भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां उनका विरोध करेंगे और सामने ला के रखेंगे। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। देखिए, आज की परिस्थिति ऐसी है कि यह भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट है रत्नाकर जी, बोलिए। न सिर्फ दलितों की और पिछड़ों की विरोधी है, अपितु ये घोटालों की सरकार है। अगर देखिए, अगर ये घोटालों की सरकार नहीं होती तो आज इनके दो लोग, जितिन प्रसाद और केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों लोग क्यों बैठे हैं जाकर दिल्ली में? ये ओएसडी जो सस्पेंड किया जा रहा है, ये किस कारण से किया जा रहा है? और आपको एक चीज जानकारी दे दूं, ये मेरे पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, उस चीज को जरूर हम कहेंगे कि बिना किसी भी मंत्री के संस्तुति के कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है। तो आप सिर्फ गाज ओएसडी के ऊपर गिरा देते हैं, छोटे प्यादों के ऊपर गिरा देते हैं और मंत्रियों को बचा लेते हैं और एक चेतावनी देके छोड़ देते हैं। तो कहीं न कहीं मेरे भाई जो दुबे जी कह रहे थे कि स्वतंत्र देव सिंह का जो वीडियो वायरल हुआ वह बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार, वो घोटालों में आज लिप्त हो चुकी है, जिसका प्रमाण देखने को मिला है। चलिए ठीक है, उपाध्याय जी के पास आएंगे। 1 मिनट में उपाध्याय जी, इसके बाद शाही जी से एक सवाल। उपाध्याय जी, एक बात बताइए, ठीक है, बीजेपी के अंदर जो भी इस वक्त मंत्री नाराज हैं, कामकाज नहीं दिया जा रहा है, विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है,
क्या सच्चाई है, फिलहाल बहुत कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुतबे का मसला है, थोड़ा सा अधिकार का मसला है, मुझे लग रहा है कि इस पर थोड़ा सा टसल है। एक बात बताएं, बीजेपी की छवि, बीजेपी सरकार, योगी सरकार की छवि पर इसका असर पड़ेगा क्या इन सब चीजों से? देखिए, डेफिनेटली ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में आती हैं तो पार्टी का अंदरूनी मामला नहीं रह जाता है। जब वीडियो वायरल होते हैं या समाज में जब उस तरह के मैसेज जाते हैं कि एक मंत्री लिख के देता है कि नमामि गंगे में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? जहां बीजेपी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, सही बात है, वहां सरकार का मंत्री कहता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इससे बड़ा प्रमाण भ्रष्टाचार का कोई दूसरा हो नहीं सकता। और रुतबा, राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, और व्यवसायीकरण जब हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके, 2-4 करोड़ खर्च करके टिकट लेगा, 2-4 करोड़ इलेक्शन में खर्च करेगा, तो देखिए राजनीति में पैसे का बोलबाला बिल्कुल हो गया है, उसे नकारा नहीं जा सकता। और राजनीतिक शुद्धता की बात सब जरूर करते हैं गौरी शंकर, लेकिन सभी पार्टी के लोग बैठे हैं, जब आरटीआई का नंबर आता है, इसलिए आरटीआई के दायरे में आनी चाहिए, चंदा का सोर्स बताना चाहिए। एक भी पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं होती है आरटीआई के दायरे में और अपनी चंदे का सोर्स बताने के लिए तैयार। तो देखिए, इसमें एक रिफॉर्म की जरूरत है, जिससे आम जनता, एक गरीब आदमी जिसको हम कहते हैं ना, उसे रिफॉर्म लेकिन होगा कैसे उपाध्याय जी? रिफॉर्म होगा कैसे, है ना? इतने सालों से बहुत तरह की कोशिश की गई, बहुत कुछ सुधारा गया, ऐसा नहीं होता बहुत कि नेताजी 5 पेंशन लेंगे, सरकारी कर्मचारी 30 साल बाद पेंशन नहीं लेगा, नेताजी जेल से इलेक्शन लड़ लेंगे, आम आदमी जेल चला गया तो वोट नहीं देगा, नेताजी अपनी तनख्वाह खुद तय कर लेंगे। किसी देश में नहीं होता कि नेता अपनी तनख्वाहें खुद तय करें, एक कमेटी बनी होती है। देखिए, विडंबनाएं बहुत सारी, एक विडंबना नहीं। हाँ, मैं समझ गया। मैं शाही जी के पास आ रहा हूँ। शाही जी, शॉर्ट में इसका आंसर दीजिएगा, क्या लग रहा है सर? देखिए, बहुत क्लियर बात है, जो भी चीज़ें हैं आप पार्टी के लेवल पर देखिए या सरकार के लेवल पर देखिए, अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मीडिया को और क्या चाहिए, है ना? मीडिया के लिए तो मसाला है, हम लोग के लिए तो मसाला है कि अच्छा ऐसा हो गया, है ना? एक डिबेट भी देखिए हम लोग निकाल दिए, खबर भी चल रही है, लेकिन इन सब चीज़ों का असर बड़ा व्यापक होता है। शाही जी, कुछ मैकेनिज़्म आप सरकार, मतलब योगी सरकार या कोई भी सरकार, किसी की सरकार हो, एक मैकेनिज़्म होना चाहिए ना कि हम काम को दिखाएं, काम को ले जाएं लोगों के पास, वो दिखाएं। इस तरह की जो अड़चनें आ जाती हैं, छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ है ना, झगड़े हैं, ये सब चीज़ें तो सामने नहीं आनी चाहिए। बताइए सर। गौरी शंकर जी, सच में व्यापक असर होता है, इसका कोई ऐसी बात नहीं है, दुखद है ये, इसका असर होता है। पार्टी प्लेटफॉर्म पे अगर बात रखना है तो आप अंदरूनी रूप से रख सकते हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये था कि इसको मैं हाइप करूं, कोई विक्टिम कार्ड खेलूं, जो भी कारण रहा हो उनका, लेकिन इसको ये भारतीय जनता पार्टी परिवार का अंदरूनी मामला है। माननीय मंत्री जी को अगर कोई भी, मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी कष्ट है, क्षोभ है, उसको शांत किया जाएगा केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा। कहीं भी किसी भी दल के लिए मैं कहता हूं, जो लोग आजकल एक ये विडंबना है और एक फैशन हो गया है, किसी भी दल की कोई बात होती है, चिट्ठी लोग लिखते हैं, उसको पहले मीडिया में देते हैं, फिर जिसको लिखते हैं उसको देते हैं। तो ये चीजें वो नहीं होना चाहिए, ये दल का अंदरूनी मामला। घर की चीज को अगर आप बाहर ले जाएंगे तो बाहर के लोग उसका उपहास जरूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सर, देखिए मैं भी इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं भी 15-16 साल से मीडिया में हूँ। हम लोगों के लिए खबर है, हम लोगों को अच्छा लगता है कि इस तरह की चीज़ें सामने आती है तो हम लोग तो खबर चलाएंगे, और वो उसमें ब्लैक एंड वाइट सारी चीज़ें रहती है, जो अंदरूनी चीज़ें आप लोगों को पता है कैसे इसको हैंडल करना है। लेकिन विपक्ष को भी आप मौका दे रहे हैं, किसी की भी सरकार रहे, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी वो भी आपको मौका दे रही थी, बहुत सारी आप लोगों ने खूब सवाल उठाए, मीडिया की तरफ से भी खूब सवाल उठाया गया। आज भी वही होगा, आप लोग मौका देंगे तो समाजवादी पार्टी सवाल उठाएगी, कांग्रेस सवाल उठाएगी, पत्रकार भी सवाल उठाएंगे, मीडिया के लिए तो मसाला है। इसीलिए एक मैकेनिज़्म की ज़रूरत है कि इतना बड़ा परिवार है तो कैसे चीज़ों को सेटल करके रखा जाए। काम बेहतर करना और काम को व्यवस्थित तरीके से बेहतर करना, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है शाही जी, मुझे लगता है बहुत फ़र्क होता है। इस फ़र्क को सभी मंत्रियों को समझना होगा। बाकी देखते हैं 5 साल तक उत्तर प्रदेश की तस्वीर, तकदीर कैसे और बदलती है। बाकी आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।